पहले वो कमंडल वालों के साथ रहे, कमंडल वालों का साथ छोड़ा तो मंडल उनको याद आया। मंडल कमीशन का दूसरा प्रारूप है ये। इस सब ने मिलकर अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वो मुस्लिम माइनॉरिटी को नुकसान पहुंचाया है, और वहीं पर मुस्लिम धोबी है वो ओबीसी में है। तो ये अंतर नहीं करना चाहिए, और ये अंतर किया है कांग्रेस की सरकार ने। बिहार में जाति आधारित गणना कराई है, हम उसके लिए सरकार को साधुवाद देते हैं, और आइंदा इनकी आबादी के मुताबिक इनको नौकरी मिले उसके लिए प्रावधान करे, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का। तकरीबन 100 साल के बाद बिहार में नीतीश और लालू की या नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने बिहार में जाति आधारित गणना कराई है, हम उसके लिए सरकार को साधुवाद देते हैं। और मैं समझता हूं इसका व्यापक असर पूरे देश पर पड़ेगा और पड़ता दिख रहा है, और ये काम बहुत पहले होना चाहिए था, देर से हुआ है, और देश के दूसरे राज्यों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। ये 33 साल की सरकार है, सामाजिक न्याय की सरकार लालू जी की, और नीतीश जी की इंसाफ के साथ तरक्की की सरकार। इस सरकार में शामिल है कांग्रेस भी, इस सरकार में राजद भी, इस सरकार में जदयू भी और भाजपा भी। इस सब ने मिलकर अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है तो वो मुस्लिम माइनॉरिटी को नुकसान पहुंचाया है, जिनकी आबादी से उनको आधी से भी, जिनके वाजिब हिस्सेदारी से उनको आधी से भी कम नौकरी दी गई है, और 1,95,000 नौकरी उनकी छीन ली इन लोगों ने। इसलिए एमआईएम इस बात का तकाजा करती है कि बिहार सरकार अगर न्याय के साथ विकास का दावा करते हैं नीतीश कुमार की सरकार, तो 1,95,000 नौकरी जो मुसलमानों की छीन गई है, 1,10,000 नौकरी जो अनुसूचित जाति की छीन ली गई है, उन नौकरियों को देने की व्यवस्था करे, और आइंदा इनकी आबादी के मुताबिक इनको नौकरी मिले उसके लिए प्रावधान करे, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन का। पहले वो कमंडल वालों के साथ रहे, कमंडल वालों का साथ छोड़ा तो मंडल उनको याद आया। मंडल कमीशन का दूसरा प्रारूप है ये, और मैं समझता हूं ये काम सराहनीय है कि उन्होंने किस जाति की क्या आर्थिक स्थिति है। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि आपने इस वक्त जातियों की गणना पेश कर दी है, एक पैथोलॉजिकल रिपोर्ट है लेकिन उसकी दवा नहीं है। उन्होंने कहा था कि मैं सदन में आर्थिक सामाजिक आकलन करके सारा रिपोर्ट पेश करूंगा। रिपोर्ट पेश किया है। रिपोर्ट पेश करने के बाद एक काम तो उन्होंने किया है कि जिनकी आबादी बढ़ी है, एससी एसटी की, ओबीसी की आबादी का रिजर्वेशन का दायरा बढ़ा है, अब 75% चला गया रिजर्वेशन का मामला। आजादी से पहले एससी एसटी में, आजादी के बाद भी जब सन 1950 में संविधान नाफिज हुआ उस वक्त तक एससी एसटी में मुसलमान भी थे, लेकिन 26 जनवरी में नाफिज हुआ और 10 अगस्त को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर जारी हुआ जिसकी वजह से कह दिया गया कि नन हिंदू एससी एसटी में नहीं होंगे। तो हमको वंचित रखा गया है। बाद को लड़कर के सिखों ने लिया, बुद्धिस्टों ने लिया है, और ईसाइयों ने वो किया है, काउंटर एफिडेविट हमारी तरफ से भी दिया गया है। लेकिन जाहिर है कि मुसलमान नाम आते ही लोगों को उपकाई आती है और हमको हिस्सा देने के लिए कोई तैयार नहीं है। अब देख लीजिए, हम ये नहीं कहते, हमारे गैर मुस्लिम धोबी भाई हैं वो एससी में है, और वहीं पर मुस्लिम धोबी है वो ओबीसी में है। तो ये अंतर नहीं करना चाहिए, और ये अंतर किया है कांग्रेस की सरकार ने। बीसी के लिस्ट में है मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग, उसमें सुरजापुरी हैं, उसमें मलिक हैं, उसमें जादव हैं, उसमें कोयरी हैं, उसमें कुर्मी है। कुर्मी की सामाजिक स्थिति ऐसी है कि उनके 50% लोगों को पक्के का मकान है, और जो ओबीसी मुस्लिम सुरजापुरी है उसका 14% का पक्का मकान। मैं कह रहा हूं देखिए, जिस जो आर्थिक स्थिति संपन्न होगा वो वही पढ़ेगा लिखेगा। हमको आर्थिक दृष्टिकोण से हमको नजरअंदाज किया गया, हमारे साथ नाइंसाफी की गई। अभी आप नहीं देख रहे हैं 12,000 बच्चे उर्दू बंगला टीईटी क्वालिफाइड हैं और आज 10 साल से डंडे खा रहे हैं ड्यू टू मुस्लिम होने के साथ डिस्क्रिमिनेशन उनका हो रहा है। और अभी बीपीएससी ने एग्जाम लिया, हमारे जो उर्दू भाषी बच्चे थे उनको कंफ्यूज कराया ताकि वो सही से एग्जाम नहीं दे सके। ये षड्यंत्र हो रहा है सेक्रेटरीट में बैठकर कि किस तरह माइनॉरिटी के लोगों को नौकरी से वंचित रखा जाए। ये बरसा बरस से इन 76 सालों के साजिश का नतीजा है कि इन लोगों ने यहाँ पर पहुंचाया है। जिस वक्त देश आजाद हुआ था माइनॉरिटी की आबादी 15% थी, लेकिन 23% नौकरी में हिस्सेदारी थी, और आज उसको पहुंचा दिया गया उस जगह पर। आपने बोला ज्यादा दिया गया है उन बच्चों को जिन्होंने कॉम्पिटिशन फेस करके नौकरियां ली है, आप उनसे सवाल खड़ा कर रहे हैं कि उनको नौकरी दिया गया है। मैं आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। मैं कह रहा, मैं साधुवाद देता हूं उस समुदाय को जिन्होंने अपने हिस्से से ज्यादा नौकरी पाई है, उनका सामाजिक चेतना जगा, उनके एमएलए हुए, उनके मिनिस्टर्स हुए और उन्होंने उसकी वकालत की। लेकिन मुसलमानों का जो एमएलए बन गया वो सरकार की चाकरी करता रहा, लेकिन मुसलमान जो वंचित हुआ उसकी बात नहीं कर पाया, उसके लब नहीं खुल सके। यही वजह है कि उनको हिस्सा नहीं मिल सका। हमारी वकालत करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। एक अदर भीख मांगने के लिए टिकट के खातिर अपने आप को गिरवी रख दिया इन लोगों ने। इसी वजह से हमारी हालत हुई है। जिस समुदाय में राजनीतिक चेतना नहीं होगी वो समुदाय शिक्षित नहीं हो सकती, आर्थिक तौर पर संपन्न नहीं हो सकती, अपनी वाजिब हिस्सा नहीं पा सकती है। आप देखेंगे कि हमारे राजपूत भाई हैं, हमारे भूमिहार भाई हैं, उनकी आबादी से उनको दोगुना नौकरी मिली है। राजनीतिक चेतना है, हिस्सेदारी है, उनकी आबादी से असेंबली में चुन के आते हैं, उनके जो नेता बनते हैं अपने समुदाय की बात करते हैं, लेकिन माइनॉरिटी के लोग डरते हैं, वो आगे की पंक्ति में उनको जगह नहीं दी जाती है।
उनकी वाजिब हिस्सेदारी उनको नहीं दी जाती है। आप बताइए 18% लोगों का वो अभी सरकार को समर्थन प्राप्त है, कितने लोग हैं माइनॉरिटी के वजीर, उनको कौन कौन सा वजीर बनाया गया, उनके चारों वजीर को मिला करके क्या एक वजीर के बराबर की बजट का हिस्सा है उनको, ये चाकरी कर रहे हैं, ये बात ही नहीं कर पा रहे अपने लोगों की। आपकी जो मांग है, जैसे जिस तरीके से तेलंगाना में आप लोगों का फंस हुआ चुनाव में, बिहार में भी आपके विधायक छोड़ के जा चुके हैं, तो क्या लगता है कि आपकी मांग अब आपकी ही जमात के लोग नहीं समझ रहे हैं या आप पे विश्वास या भरोसा नहीं है? अरे जो गरीब होता है, निरक्षर होता है, वो दोस्त और दुश्मन में तमीज नहीं कर सकता। क्योंकि माइनॉरिटी के लोग और अनुसूचित जाति के लोग गरीब भी हैं, निरक्षर भी हैं, वो नहीं समझ पाते कि शरबत में मेरा जहर कौन मिला रहा है।